हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह द कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12th हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन सीरीज। हालांकि ये रिवीजन है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करता चलूं, क्योंकि अगर आप बहुत ही तेजी से अगर मैं रिवीजन करता हूं तो आप लोग के कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं आप देख लोगे सुन लोगे, लेकिन आप लोग को कहीं ना कहीं वो माइंड में रिटेन नहीं रहने वाला है। तो चलिए हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को 1 या 1.5 घंटे में नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम 4 से 5 घंटे ले पूरे इकोनॉमिक्स यानी को कंसिडर करने के लिए। ठीक है। करने को तो मैं इसको 1 घंटे के अंदर में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवीजन करा दूं, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिट को उठाएंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम। ये एक बड़ा यूनिट है और इसके ऊपर एक और यूनिट है, आप सभी को पता है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो 12 मार्क्स का वेटेज है। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम के थियरी पार्ट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीखेंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और वो स्क्रीन पे क्या है, क्या एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो कभी आपसे पूछा नहीं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है बच्चों। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग दो सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हाईलाइट दे देता हूँ मैं, यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर में हम लोगों को दो सेक्टर के बारे में पढ़ना है। एक है आपका फॉर्म सेक्टर और दूसरा है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। फॉर्म सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर कैसे काम करता है, कैसे दोनों मिलकर एक दूसरे को काम करते हैं, कैसे फॉर्म सेक्टर का जो एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम बन जाता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर का जो एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं वो फॉर्म सेक्टर के लिए इनकम बन जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों इसको समझने से पहले समझिए कि हम और आप लोग, जैसे हम लोग आप लोग हैं सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा ये हाउस होल्ड सेक्टर है और फॉर्म सेक्टर कंपनियां हैं जो जिनको हम लोगों ने जगह दिया है रहने के लिए, सॉरी काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, हर एक चीज जो है वो फॉर्म सेक्टर को कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर। इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर को बोला गया है ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फॉर्म सेक्टर क्या करती है, फॉर्म सेक्टर क्या करती है, वो हमसे ये चीज़ें हायर करती हैं और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए वो हमारे लिए सामान बनाती है और उस सामान को, गुड्स को, सर्विसेज को वो सेल करने के लिए मार्केट में आती है और हम उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं, जिससे उनको क्या होता है, इनकम होता है। और वो जो पैसा कमाते हैं फिर उन्हों वो रेंट देते हैं, वो सैलरी देते हैं। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये आपका हाईलाइट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, एग्जाम के अंदर में कैसे प्रेजेंट करना है, आइए उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, डेट इज फॉर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर में दो ही सेक्टर के बारे में बात होगी, टू सेक्टर मॉडल। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर इज द ऑनर ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों, चार। ठीक है। लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज। तो बच्चों ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। तो इस सब का मालिक कौन है बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर है। ओके। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फॉर्म सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यह हुआ कि किसी भी सामान को बनाने के लिए जो फॉर्म सेक्टर है वो क्या करती है, हायर करती है। यानी कि वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों को एक कंपनी खोलना है, ठीक है। जैसे मान लो HCL है। अब HCL चाहती है कि मैं लैपटॉप बनाऊं, क्या बनाऊं, लैपटॉप बनाऊं। अब HCL लैपटॉप बनाना चाह रही है, चाहे और सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही है ना। वो चाहते हैं कि लैपटॉप भी अब वो बनाए। तो उनके लिए, उनके उसको लैपटॉप बनाने के लिए क्या चाहिए, सोसाइटी के अंदर में जगह चाहिए। और सोसाइटी किसके पास है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास है। ठीक है। तो जो HCL है वो क्या करेगी, हमारे पास आएगी और हमसे कहेगी कि भैया हमें 1 एकड़ जमीन दे दो। हमने कहा ठीक है ले लो, लेकिन हम बदले में आपसे रेंट चार्ज करेंगे। तो ये जो रेंट है वो HCL लिमिटेड के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा। लेकिन अगर वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो हमारे लिए इनकम बन जाएगा।
क्लियर। अब ये लैपटॉप बेचने के लिए दोबारा किसके पास आएगी, हमारे मार्केट में ही आएगी। हम क्या करेंगे, उस लैपटॉप को खरीदेंगे, हम खर्चा करेंगे और वो HCL के लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। इसीलिए बोला गया कि फॉर्म सेक्टर जो है वो हायर करती है ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट, हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड इंटायर इनकम ऑन द कंजम्पशन। और हम क्या करते हैं, अपने सारे के सारे इनकम को उन्हीं के सामानों को खरीदने में खर्च कर देते हैं। ओके, उसके बाद लिखा है फॉर्म सेक्टर सेल्स ऑल द प्रोडक्ट टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो बच्चों, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को ही कंसिडर करना है, और यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का और किसी भी अदर सेक्टर की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, चलिए, तो ये आपका डायग्राम है जहां पर आप देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस प्रोवाइड कर रहा है फॉर्म सेक्टर को, और फॉर्म सेक्टर क्या कर रही है, फैक्टर सर्विसेज को हायर करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करती है, एंड देन उसके बाद वो मार्केट में जाके सेल करती है। और फिर हम एज ए हाउस होल्ड सेक्टर हम क्या करते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए टू सेटिस्फाई आर वांट्स हम क्या करते हैं, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं बाय स्पेंडिंग आर इंटायर इनकम। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम है जो आप लोग को अच्छे तरीके से बनाने आना चाहिए। ओके, अब यहीं पे दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। ये रियल फ्लो क्या होता है और ये मनी फ्लो क्या होता है बच्चों, एग्जाम के अंदर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करते वक्त आपको रियल इनकम, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में बताना है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग रियल फ्लो क्या होता है। तो देखिए, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, देयरफॉर इसीलिए फॉर्म सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि वी आर द, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर आर द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्म सेक्टर हायर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, हमसे क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हायर करते हैं। इन एक्सचेंज, बदले में फॉर्म सेक्टर सेल्स वॉट एवर इट प्रोड्यूस, यानी कि फॉर्म सेक्टर बदले में क्या करती है, जो भी उन्होंने हमारे फैक्टर ऑफ सर्विसेज को कंसीडर करने के बाद, यानी कि हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ें लेने के बाद में उन्होंने जो भी प्रोड्यूस बनाया, जो भी सामान बनाया, जो भी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किया, ठीक है, टू हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द कंजम्पशन, दस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर इज कॉल्ड रियल फ्लो। यानी कि रियल फ्लो को अगर आपको याद रखना है तो रियल फ्लो के अंदर में क्या है, ये रियल फ्लो है, सॉरी, रियल फ्लो को याद करने के लिए क्या करोगे, ये फॉर्म है और ये क्या है आपका हाउस होल्ड है। ठीक है, दोनों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, इसी को बोला जाता है क्या, रियल फ्लो। दोबारा से देख लो इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है, फॉर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फॉर्म एंड हाउस होल्ड सेक्टर आर कॉल्ड रियल फ्लो। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं मनी फ्लो का। मनी फ्लो क्या होता है, तो बच्चों मनी फ्लो पढ़ने के लिए देखो क्या लिखा है, एज ए रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर सर्विसेज, एज अ रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इसका मतलब समझो, हम लोगों ने HCL लिमिटेड को जमीन दिया, हम लोगों ने HCL लिमिटेड को लेबर दिया, ठीक है, हम लोगों ने HCL लिमिटेड को कैपिटल प्रोवाइड कराया, तो इन सब चीज़ों को बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज। अब जब हम किसी को सर्विस देंगे तो बदले में कुछ रिवॉर्ड लेंगे। जैसे मैं अभी आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, तो मैं आपसे क्या रिवॉर्ड ले रहा हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चों, हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, अपने जो सोशल मीडिया वहाँ पर भी आप इसको जरूर लगाएं। तो वही कह रहा हूँ मैं, एज ए रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स, फॉर्म सेक्टर्स मेक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने मेरे से, यानी कि मान लो आप लोग क्या हो, HCL लिमिटेड हो, आप लोगों ने मेरे से जमीन लिया,
मैंने आपको फैक्टर सर्विसेज दिया, तब अब आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट करना पड़ेगा। फैक्टर पेमेंट यानी कि जमीन पे आप क्या दोगे मुझे, रेंट दोगे, कैपिटल पे आप मुझे क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, है ना, प्रॉफिट प्रोवाइड करोगे। तो ये सारी चीजें एज ए कंपनी, एज ए फर्म आपके लिए फैक्टर पेमेंट है, लेकिन वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, रिवार्ड कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द हाउस होल्ड विच इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम। दिस इनकम इज यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप लोगों ने मुझे मान लो 5 लाख रुपए का रेंट दे दिया, आप लोगों ने मुझे 4 लाख रुपए की सैलरी दे दी, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल मेरे को कितने रुपए आप लोगों ने पेमेंट कर दिया, 10 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। अब बचो ये 10 लाख रुपए को क्या मैं अपने जेब में डाल के घूमूंगा क्या, नहीं, उल्टा मैं आप ही के सामान को दोबारा से आकर खरीदूंगा। समझ में आ गई बात, ये यस। तो क्या हुआ, देयर फॉर मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म सेक्टर इट इज कॉल्ड मनी फ्लो। यानी कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन फॉर्म एंड हाउस होल्ड, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। और मनी का एक्सचेंज हो रहा है, आपने मुझे फैक्टर पेमेंट किया एंड उसके बदले मैंने क्या किया, फिर से अपने इंटायर इनकम को मैंने खर्च कर दिया ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय यू, यानी कि फर्म के द्वारा। तो ये आपका हो गया रियल फ्लो और मनी फ्लो। ओके, अब आगे चल के हम लोगों को इसके अंदर में एक और चीज बड़ा ध्यान से पढ़ना है, फैक्टर इनकम किसे कहते हैं और ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूं फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, इसका यूज हम क्या करेंगे आने वाले समय में, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, क्या, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो सबसे पहले फैक्टर इनकम को पढ़ लेते हैं। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप बताऊं कि इसमें है क्या, फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि अगर हमने किसी को सर्विस दिया है तो बदले में मुझे पैसे मिले हैं, उसको बोला जाता है फैक्टर इनकम। लेकिन ट्रांसफर इनकम में ऐसा नहीं है। ट्रांसफर इनकम में आप कोई भी सर्विस नहीं देते किसी को और आपको पैसे मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग सुबह सुबह बैग उठाते हो और स्कूल जाते हो, आपके पेरेंट्स आपके जेब में 20 रुपए डाल देते हैं, बेटा समोसा खा लेना, ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रांसफर इनकम है। लेकिन अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आपसे मैं फीस चार्ज कर रहा हूं, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, बदले में आपने मुझे पेमेंट किया है, इसको बोला जाएगा, मेरे लिए क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम कहलाएगा। ठीक, मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू द इनकम, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर गिविंग फैक्टर सर्विसेज। यानी कि ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्राइज दिया, और बदले में अगर आप मुझे ये इंटरेस्ट दे रहे हो, आप मुझे प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हो, आप मुझे रेंट दे रहे हो, तो ये मेरे लिए कहलाएगा फैक्टर इनकम। ठीक, ओके। और ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यहां पर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया और बदले में आपको मिल गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। यानी कि फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, अर्निंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मोटिव क्या है, पैसा कमाना, और पैसा तभी कमाओगे जब बच्चों आप लोग मेहनत करोगे। समझ में आ गई बात, ओके। और ट्रांसफर इनकम क्या है, इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट। यानी कि भैया यहाँ पर सिर्फ पैसे दे जाओ, ठीक है, बदले में मैं आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक, ओके, तो ये आपका हो गया अर्निंग कॉन्सेप्ट और रिसीट कॉन्सेप्ट। उसके बाद आगे देखो, रेसिपिएंट क्या है, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और यहां पर क्या है, इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। क्लियर, ओके सर। ट्रांसफर इनकम में जैसे कि मान लो नेपाल हुआ, अब नेपाल के अंदर में भूकंप आ गया, ठीक, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वहां पर डोनेट कर दिया 1000 करोड़ रुपीज का। अब डोनेट किया गया तो क्या पैसे वापस आएगा, नेपाल ने कोई सर्विस दिया क्या हमें, नहीं। अगर नेपाल ने हमें सर्विस नहीं दिया तो 1000 करोड़ जो नेपाल को मिला, नेपाल के लिए वो ट्रांसफर इनकम कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हो गया। लेकिन ट्रांसफर इनकम देखो क्या है, ओल्ड एज पेंशन। ओहो, हम लोग क्या है, बूढ़े हो गए हैं और हम लोग को मतलब कि काम चलाने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट हम लोगों को हर महीने 2000 रुपये दे देती है। तो क्या हमने क्या गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करी, नहीं, गवर्नमेंट हम लोग को ओल्ड एज पेंशन दे रही है, तो वो हमारा ट्रांसफर इनकम के अंदर में कहलाएगा। उसके बाद है स्कॉलरशिप हो गया, गिफ्ट हो गया, ग्रांट्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके ट्रांसफर इनकम कहलाते हैं। और ध्यान रखना, ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी
कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल को इनकम को निकालते वक्त ट्रांसफर इनकम को इग्नोर किया जाता है एंड फैक्टर इनकम को कंसिडर किया जाता है। ये भी आपका एक पॉइंट बन गया। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो बच्चों चलिए अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। बहुत बार ऐसे एग्जाम के अंदर में देखा गया है कि ये आप लोगों से 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि बताओ इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स क्या है, या फिर आपके ऊपर एक केस स्टडी टाइप दे देते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सा फाइनल गुड्स है। तो बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम देखें हिंदी में, अगर देसी भाषा में, तो इसको बोला जाता है कच्चा माल, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो फाइनल गुड्स को फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं क्या, दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन और परचेस्ड फॉर रीसेल इन द मार्केट। बच्चों यहां पे 2 चीज ध्यान रखना, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए बच्चों तो मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, गुरु 91 अकेडमी, वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यानी कि वो सामान जिसका यूज हम कच्चे माल की तरह करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर फर्दर प्रोडक्शन, किसी चीज़ को दोबारा बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक मान लीजिए पेंसिल का कैप है, ये एक अलग कंपनी बनाती है, तो उस मान लो कंपनी का नाम है रिलायंस बनाती है इस कंपनी को, इस कैप को, तो रिलायंस के लिए तो ये फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन इस पेंसिल को कंप्लीट करने के लिए ये चाहिए, तो ये यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर कोई भी सामान फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है या फिर उसका यूज आप रीसेल करने के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो नेचर होगा वो होगा इंटरमीडिएट गुड्स का, ठीक है। एज इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 साल के दौरान, ठीक। दीज गुड्स आर इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब बच्चों अगर आपका पेंसिल बनाने का काम है तो आप क्या कैप को ही बाहर बेचने लग जाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी आपका प्रोडक्शन बाउंड्री है जहाँ पर पेंसिल बनाने का काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो आपका जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होता है, वो कभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है। इसीलिए बोला गया है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होता है, लाइक दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। और इसको नेशनल इनकम में कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता, किसको, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे मान लो बच्चों ये पेंसिल मान लो 100 रुपए की पेंसिल है, तो 100 रुपए की पेंसिल को बनाने के लिए अगर 90 रुपीज़ का अगर रॉ मटेरियल लगा है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं 100 रुपीज़ को भी कंसिडर कर लूँ, 90 रुपीज़ को भी कंसिडर कर लूँ, नहीं। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो नेशनल इनकम को कंप्यूट करते वक्त कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है, ओके। फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, चलो फाइनल गुड्स किसे कहते हैं फटाफट बताते हैं हम लोग। ओहो चलो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ चलो फाइनल गुड्स पढ़ते हैं हम लोग। दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर द फाइनल कंजम्पशन और फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। ध्यान समझना, अगर मैंने आपने इस पेंसिल को बना के तैयार कर दिया, अब इसका मैं यूज़ करूँगा, यानी कि अब फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार है या फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, तो इसको बोला जाएगा क्या, फाइनल गुड्स। अब बात करते हैं, दीज गुड्स आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। बच्चों प्रोडक्शन बाउंड्री एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और जो पेंसिल है बच्चों जब एक बार रेडी हो गई है तो ये तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर ही जाएगा ना बिकने के लिए। अगर वो अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ अ कार इज अवेलेबल फॉर सेल इन द शोरूम। जो कार है वो शोरूम के अंदर में खड़ी है, मान लो BMW खड़ी है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। उसको क्या कहा जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। क्यों, पर्पस क्या है, रीसेल पर्पस है। और अभी थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, ठीक है। सेकेंड, इफ अ कार इज परचेस्ड बाय एन इंडिविजुअल
फॉर हिज पर्सनल यूज़, अगर उस कार को मैंने खरीदा है पर्सनल यूज़ के लिए और मेरे गेट के बाहर खड़ी है, तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, फाइनल गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ। देन इट इज कॉल्ड बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड्स एज अ कंजम्पशन। लेकिन इफ अ कार इज परचेस्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर, लेकिन एक कार को अगर किसी टैक्सी ड्राइवर ने खरीदा है फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, देन इट विल बी, क्या होगा, एन इन्वेस्टमेंट, और वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के। जैसे कि मान लो शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या क्या हो गया, कपड़ा हो गया, कैंची हो गया, है ना, मशीन हो गए, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स है। और फाइनल गुड्स क्या है हमारा, अच्छा वाला शर्ट जो हम लोग पहनते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा, जो रेडी फॉर कंजम्पशन है। क्लियर? ओके सर। तो ये हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को भी कवर अप कर लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में 3 मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। कौन कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड किसे कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और साथ ही साथ इसके फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट